सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपके व्याकरण में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी बच्चों का ध्यान यहाँ इस वीडियो पर आप देखिए। संज्ञा का क्या मतलब होता है? तो संज्ञा का मतलब होता है कोई नाम और उसके प्रकार। बहुत सारे प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत सारे भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा के बहुत सारे प्रकार है। तो इनमें से आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इनसे पहले आपको कुछ वाक्य समझना पड़ता है। मैं आपके सामने कुछ वाक्य अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। सभी बच्चों का ध्यान इस वीडियो में रखिए। यहाँ वहाँ ध्यान मत रखिए, ये व्याकरण है। व्याकरण आप अच्छी तरह समझेंगे तभी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले भारत बहुत बड़ा देश है। भारत बहुत बड़ा देश है। दूसरा वाक्य, हिंदू मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गाय दूध देती है। चौथा वाक्य, लश्कर कुछ करता है। दूध से दही बनता है। रेखा छोटे भाई को प्यार करती है। तो मैंने जो उपयुक्त आपके सामने जो वाक्य पढ़े तो वो रेखांकित पद, जो रेखांकित पद थे, यानी कि जो भारत है उसके नीचे भी अंडरलाइन की हुई है। तो मानो कि भारत, हिंदू, गाय, लश्कर, दही और क्या है, प्यार। तो इन सभी शब्दों ने आपने अच्छी तरह से कान से सुना बच्चे। तो ये क्या बोध करती है? तो ये जो है ये सभी है कि भारत एक देश का नाम है। भारत जो है वो एक देश का नाम है और हिंदू जो है एक जाति का नाम है और गाय जो है एक प्राणी का नाम है और लश्कर एक समूह है और दूध और दही जो नाम है वो चीजें का नाम है। जो चीज लेने चाहते हैं ना वो चीजों का नाम है। तो आपने सोचा कि जिस नाम, तो यहाँ देखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव। यहाँ बच्चे अच्छी तरह देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव को बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपके सामने पहले भी वाक्य पढ़े पर मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। भारत बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ भारत है और क्या है कि जो भारत है वो अपना जो देश है उसका नाम है। ये भारत है एक देश का नाम है। तो यहाँ भारत के बाद देश का नाम है। आगे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। तो हिंदू जो है ना एक जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे जाति होते। हिंदू एक जाति का नाम है। दूध एक चीज का नाम है। लश्कर एक समूह का नाम है। तो इस प्रकार जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम सूचित करते उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, किसी नाम का सूचित करता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे भी अब आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैं आपके सामने पहले वाक्य बोलूंगी अच्छी तरह कि लड़कियां मैदान पर खेलती है। लड़कियां मैदान पर खेलती है। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। घोड़ा तेज दौड़ता है। गाय को हम माता कहते हैं। तो आप सभी वाक्य अच्छी तरह आप सभी बच्चे ने सुने। मैं आपको समझाती हूँ कि उपयुक्त वाक्यों के जो रेखांकित पद है, यानी कि जो लड़कियां,
बढ़ई, बच्चे, घोड़ा, गाय। तो ये सभी आपने समझा कि जो लड़कियां हैं, बढ़ई, बच्चे, घोड़ा और गाय, ये किसी व्यक्ति या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। आपने देखा कि गाय का एक नाम है, गाय तो बहुत सारी होती है ना उसके नाम। गाय एक संपूर्ण जाति का, आज मैं हूँ शिक्षिका, तो मेरे जैसे अनेक शिक्षिकाएं होती है, तो मैं एक शिक्षिका नाम की जाति का बोध कराती हूँ। तो इस प्रकार गाय जो है वो भी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। घोड़ा, वो भी बच्चे, एक बच्चा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो भी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। बढ़ई, लकड़ी का सामान को एक बढ़ई नहीं बनाता है, बहुत सारे बढ़ई होते हैं। इस प्रकार लड़कियां भी जो संपूर्ण जाति का बोध कराती, यानी कि लड़कियां की जगह यह होता कि सोनल मैदान में खेल रही है, तो सोनल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर सोनल की जगह क्या लिखा है? लड़कियां। तो एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां, उस लड़की की जो जाति है उसका बोध किया गया है। पता चला आपको मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन दोनों में बहुत सारे फर्क है। आपने यहाँ देखा कि जो भारत है वो एक देश का नाम था, हिंदू है वो एक जाति का नाम था, दूध है वो चीज का नाम था, और लश्कर है वो एक समूह का नाम था। इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया। यह नाम सूचित करता है, किसी स्थान का सूचित करता है। पर यहाँ क्या होता है कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ देखिए कि लड़कियां मैदान में खेलती है, तो मैंने आपको बोला कि जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां, वो लड़की एक नहीं है, बहुत सारी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है, तो बच्चे भी जो है वह देश की अमूल्य संपत्ति है। बच्चे संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। गाय, तो गाय को हम माता कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते हैं, तो गाय को हम माता कहते हैं। तो इस प्रकार गाय जो है वह संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब भी आपकी परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य पूछे जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा वाक्य जातिवाचक है और कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको पता है या नहीं? तो इस प्रकार आपको यह बात अच्छी तरह से समझनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को सूचित करे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ ली है। अब आगे हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चले बच्चे, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वह आपको समझना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं होती है। सबसे पहले हम लेते हैं कि दूध पौष्टिक आहार है। दूध, हम बोलते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है, दूध में संपूर्ण आहार मिलता है, तो दूध जो है वो पौष्टिक आहार है। दूसरा, चावल ज्यादा मत खाओ। चावल हिंदी में बोलते हैं चावल, और गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ચોખા। हिंदी में बोला जाता है चावल। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध। तो इस प्रकार गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं। चांदी सफेद रंग की धातु है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ कोई धातु, अनाज, प्रवाही यानी कि पानी, ये सब जो है वो द्रव्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है आपको मालूम है? द्रव्य कहा जाता है। जो कोई मानो कि कोई अनाज का नाम है, कोई प्रवाही वस्तु का नाम है, फिर कोई धातु, उसका भी सोना चांदी वो भी हो सकता है, तो इस प्रकार का भी नाम है, तो यह जो है उसे द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। आपने देखा कि रेखांकित पद के जो है दूध है, चावल, पानी, गेहूं और चांदी किसी पदार्थ का निर्देश करते हैं, ऐसे नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं तो वे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दूध पौष्टिक आहार है, तो ये जो दूध है उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है, यानी कि दूध है प्रवाही पदार्थ में माना जाता है। चावल ज्यादा मत खाओ, अनाज में, धान्य गुजराती में बोलते अनाज और हिंदी में उसे धान्य बोला जाता है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। शुद्ध पानी भी एक प्रवाही पदार्थ है। इस प्रकार पदार्थ या वस्तु, जिस शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार आपने अच्छी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा को समझ लिया है। आगे हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह, आप सभी को पता है कि समूहवाचक जो संज्ञा है वहां एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। दल होता है, मानो कि आपने देखा कि किसी प्रकार का दल शाक मार्केट, फिर मेले में, ये सब एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो यह समूह झुंड बन जाता है। तो हम देखते हैं किसी वाक्य में आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा कि समूहवाचक जो संज्ञा है, लश्कर कूच कर रहा था। पहला वाक्य है लश्कर कूच कर रहा था। पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो पक्षी है वह झुंड में रहते हैं। झुंड यानी कि एक साथ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होना। तीसरा, दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ये एक लोग नहीं होते, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ भी बड़ी भीड़ थी। लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में आपने देखा कि जो लश्कर, झुंड, दल, भीड़, मेला, तो किसी समूह का निर्देश करते हैं, तो ऐसे नामों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि यहाँ आपने देखा तो ये लश्कर और ये दल। तो जब खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए जाते हैं तो कोई एक खिलाड़ी नहीं या दल होता है, बहुत सारे दल इकट्ठा होता है और बहुत सारे खिलाड़ी उसमें खेलने के लिए जाते हैं दल में। तो लश्कर या दल, ये दोनों है। झुंड शब्द, लश्कर, दल, ये सभी है वो समूह का निर्देश करते हैं। समूह का निर्देश करने के लिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को यह भी मालूम हो गया होगा कि जो समूहवाचक जो संज्ञा है वो पहचानने में बहुत ही आसान होती है, क्योंकि आपको पता ही चल जाता है ना, पता ही चल जाता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ बहुत भीड़ थी। भीड़, तो भीड़ वाला जो शब्द है उसे क्या बोला जाता है? समूहवाचक संज्ञा। झुंड, तो आपको पता होना चाहिए कि झुंड कोई एक व्यक्ति या एक प्राणी का नहीं होता, एक से ज्यादा। तो इस प्रकार लश्कर, तो ये सभी शब्दों से, इस सभी शब्दों का आपको कुछ मायने रखता है। आपको समूहवाचक संज्ञा तुम आसानी से पहचान सकते हो। अब आता है भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही, भाववाचक जो संज्ञा है मन के भाव का बोध करती है। कभी भी हमें क्रोध आता है, दया का भाव भी आता है, तो इस प्रकार जो भाव है हमारे, इसका जो बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं, मन के भाव, हमारे कभी कभी हमारे दिमाग में, मन में बहुत सारे भाव पैदा होते हैं, घृणा के, शोक के, आनंद के, दया के। तो इस प्रकार जो भाववाचक संज्ञा है कि जो शब्द मन के भावों का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपने देखा
देखकर मुझे दया आई। तो यह दया शब्द जो है वो भाव पैदा करता है। क्या करता है? भाव पैदा करता है। कि भिखारी को देखकर मुझे दया आई। आपने मानो कि आपके घर में कोई भिखारी आया रोटी मांगने के लिए, आपके घर में कोई भिखारी रोटी मांगने के लिए आया, तो आपको उस पर दया आ जाएगी, आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होगा। क्या होगा? दया का भाव। तो इस प्रकार आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाव। क्योंकि आपके मन में उसे रोटी देने के लिए दया का भाव उत्पन्न हुआ है, तो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा है कि हमेशा भलाई का काम करो। भलाई, आप जब बाहर जाते हो तो किसी को मुसीबत में देखते हो ना, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो एक भलाई के काम, क्या काम किया आपने? एक भलाई का। तो उसमें भी भाव उत्पन्न होते हैं। आप उसे देख नहीं सकते, इसी हालत में आप बचाने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो भलाई के थे। तो इस प्रकार आपके मन का जो बोध कराता है, जो शब्द आपके मन के भावों का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि ये सभी संज्ञाएं आखिर क्या कहना चाहती है। आपने देखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कि वो किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ, इस पर दूध है, चावल है, पानी है, तो ऐसे शब्दों है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा लश्कर, दल, कुछ, झंड, झुंड, ऐसे जो शब्द हैं कि जो समूह का बोध कराते हैं, तो इस प्रकार इसे जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, इन्हें मैं आपको आगे बढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद रहा होगा कि भाववाचक जो संज्ञा है कि जो मन के भावों का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रकार की तीनों संज्ञा हमने सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा के पांचों प्रकार को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि संज्ञांत शब्दों को चुनकर आपको पहचानना है। मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि यह है भारत, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत एक देश का नाम है। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीम पेड़ का नाम है, नीम का पेड़, यहाँ खाली लिखा होता है पेड़ तो वह जाति का बोध कराते हैं, पर यहाँ नाम लिखा है नीम, तो नीम का पेड़ का बोध कराते हैं। तो यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, तो यहाँ क्या होगा बच्चे? व्यक्तिवाचक होगा नहीं, यहाँ लिखा है देश। तो देश तो बहुत सारे होते हैं, एक ही होता है, भारत, चीन, म्यांमार, भूटान, तो ये हमारे सब पड़ोसी देशों का नाम है, पर यहाँ नाम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? देश। तो देश संपूर्ण जाति के देश का सूचित करते जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। यही भी पेड़, एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ है। नीम का पेड़ होता है ना, इसी प्रकार आम का पेड़। तो जो संपूर्ण जाति का बोध करते थे पेड़, तो वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तेल प्रवाही द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल को क्या बोला जाएगा? किस संज्ञा से नाम से पुकारा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। भीड़, मालूम है ना बच्चे, मैंने अभी सिखाया आपको भीड़ शब्द, तो समूहवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? समूहवाचक संज्ञा। दया, आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होना, तो भाववाचक संज्ञा। टोली, टोली में एक होते हैं कि एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो वह भीड़ का शब्द यानी कि एक से ज्यादा, तो समूहवाचक संज्ञा। और दही चीज का नाम भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको संज्ञा के पांचों प्रकार को
अच्छी तरह समझा दिया है। किस तरह से आपको संज्ञा को पहचानना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। सभी बच्चों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इस सभी संज्ञा को पहचान कर आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु का जो नाम है इसका बोध कराते हैं। आपको पहले भी मैंने आपको समझा दिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जाति और भाव बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार किसी खास व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहती है, और जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द मन के भावों को बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे ने इस पांचों प्रकार को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपको ये सभी संज्ञा के जो प्रकार है अच्छी तरह से पढ़ना है। बच्चे अब आपको क्या करना है? हमने संज्ञा और उसके प्रकार को अच्छी तरह पढ़ लिया, पर आपको आपकी नोटबुक में व्याकरण की जो बुक है उसमें यह संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में लिखना है। किस तरह से लिखना है मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसकी जो व्याख्या है मैंने आपको समझाई थी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध कराती हो, तो इस प्रकार इसका व्याख्या लिखनी है, फिर उसके उदाहरण लिखना है, और फिर आगे लिखनी है जातिवाचक संज्ञा कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा, तो इसके उदाहरण भी आपको लिखना है नीचे। तीसरा हमने समझाया था द्रव्यवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है मैंने यहाँ लिखा था कि जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार आपके जो यहाँ उदाहरण मैंने लिखे हैं वो भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा कि जो शब्द संपूर्ण यानी कि जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति जहाँ इकट्ठे होते हैं समूह का बोध कराते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरण को भी आपको नोटबुक में लिखना है। भाववाचक संज्ञा कि जो शब्द मन के भावों को बोध कराता है, कि जो शब्द मन के भावों का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये दो उदाहरण है। तो आपको मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो लिखा है, जो आपको समझाया है, जो उदाहरण सहित लिखा है वो सभी आपको अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है। आपको अच्छी तरह पता चल गया कि होमवर्क किस तरह से आपको करना है। होमवर्क आपको अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक संज्ञा को लिखना है, उसके उदाहरण को भी लिखना है। अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 बार लिखकर आपको होमवर्क लिखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यह संज्ञा के प्रकार 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यदि आपको अच्छी तरह से आपने लिखा होगा तभी आप परीक्षा जब आएगी तब आप पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। इसीलिए आपको इस संज्ञा और उसके प्रकार को वीडियो को देखकर एक बार लिखना है। यहाँ किसी बुक्स में जो लिखकर आपको नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक में ये शब्द नहीं है, ये आपको केवल ही वीडियो को देखकर ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसीलिए सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये 5 प्रकारों का मैंने जो वीडियो में लिखा है यह सब आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है।